हेलो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे ब्रेटॉन साइकिल के बारे में, रिवर्स ब्रेटॉन साइकिल और बेल कोलिमन साइकिल, जो कहाँ यूज होती है एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम में। एयर रेफ्रिजरेशन के लिए यूज होती है। जैसे हवाई जहाज वगैरह है ना, वहां पर जो स्पेस वगैरह है, मतलब जहाँ पर बैठते हैं ना आदमी, तो उस स्पेस को कूल करने के लिए जो यूज होती है, उसमें ये साइकिल यूज होती है, बेल कोलिमन साइकिल। इसको दूसरा नाम भी है रिवर्स ब्रेटॉन साइकिल। तो इसमें क्या है, कंपोनेंट्स पढ़ लेते हैं। बीसीआरएस पढ़ा था हमने लास्ट वीडियो में, तो वही है। कंपोनेंट्स क्या है, इवापोरेटर, और इसको हम क्या बोल देते हैं, रेफ्रिजरेटर स्पेस भी बोल देते हैं, रेफ्रिजरेटर स्पेस। ये कंप्रेसर, कंप्रेसर एक्सपेंशन, वन वन से टू कंप्रेसर, टू से थ्री कंडेंसर, एक्सपेंडर, आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन होता है यहाँ पर, आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन। तो इसको हम बोलते हैं एक्सपेंशन सिलेंडर, एक्सपेंशन सिलेंडर भी बोल देते हैं। 3 से 4, और फिर 4 से 1 रेफ्रिजरेटर स्पेस, और जहां से हम क्या करते हैं, हीट लेनी है, हीट एब्जॉर्ब करते हैं। तो यहाँ कंडेंसर में हीट रिजेक्ट करते हैं। तो ये क्या था, ये हमारा रिवर्स ब्रेटन साइकिल का सर्किट डायग्राम है। 1 से 2 कंप्रेसर, कंप्रेसर कौन सी प्रोसेस, आइसेंट्रोपिक, आइसेंट्रोपिक। दूसरा ये कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन, ये कांस्टेंट प्रेशर, ये कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। साइड में लिख लेते हैं प्रोसेस। 1 से 2 आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन, 2 से 3 कांस्टेंट प्रेशर, हीट रिजेक्शन, 3 से 4 आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन, और 4 से 1 कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन। यही वो स्पेस है जिसको हमको क्या करना है, कूल करना है, ठंडा करना है। कंटिन्यूसली यहाँ से क्या लेनी है, हीट लेनी है। ठीक है, यहाँ पर जो रेफ्रिजरेंट वर्क फ्लो कर रहा है वो क्या कर रहा है, एयर फ्लो कर रहा है। एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम भी बोलते हैं इसे, रिवर्स ब्रेटन साइकिल भी और ब्रेक कोलिमन साइकिल। एयर फ्लो कर रहा है, इसमें वर्किंग फ्लूइड क्या है, एयर। तो प्रोसेस 1 से 2 आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन, 2 से 3 कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन, 3 से 4 आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन, 4 से 1 कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन। अब इनको पीवी और टीएस डायग्राम पर कैसे ड्रॉ करते हैं वो भी देख लेते हैं। पीवी और टीएस डायग्राम पर, तो पीवी और टीएस डायग्राम के लिए बस प्रोसेस याद रखनी है। फर्स्ट प्रोसेस कैसे कैसे हो रही है, दोनों डायग्राम देख लेते हैं, पीवी डायग्राम की और टीएस डायग्राम की। पीवी और टीएस दोनों डायग्राम। पीवी डायग्राम और
टीएस डायग्राम। इससे पहले हमने बीसीआरएस पढ़ा था, तो वहां हम एक वेपर डोम बनाते थे। यहाँ बनाएंगे वेपर डोम? नहीं बनाएंगे, नहीं बनाएंगे। क्यों नहीं बनाएंगे इन डायग्राम्स में वेपर डोम? क्योंकि यहाँ पर वर्किंग फ्लूइड मैंने क्या बताया, क्या है, एयर। तो एयर क्या है, अपना फेस चेंज नहीं करेगी। कंप्रेशन के टाइम पे भी एयर किस में रहेगी, गैसियस फेस में। जब हीट रिजेक्ट करेगी तब भी गैसियस फेस में। एक्सपेंशन के टाइम पे भी गैसियस फेस में, और साथ में एडिशन के टाइम पे भी कौन से फेज में, गैसियस में। तो यहाँ पर उसका क्या नहीं हो रहा, फेस चेंज नहीं हो रहा। वहां क्या हो रहा था, रेफ्रिजरेंट हम यूज कर रहे थे, उसका फेस चेंज हो रहा था, वो वेपर से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा था। यहाँ पर क्या है, जो पूरे प्रोसेस में हमारा वर्किंग फ्लूइड है वो एक ही फेज में रहेगा, तो यहाँ पर वेपर डोम नहीं बनेगा, इसमें वेपर डोम नहीं बनेगा। तो क्या है, सीधा इसका टीएस और पीवी डायग्राम ड्रॉ करना है हमें, इसमें वेपर डोम नहीं ड्रॉ होगा। पीवी डायग्राम पे 1 से 2 कौन सी प्रोसेस है, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन। कंप्रेशन में वॉल्यूम घटेगा। आइसेंट्रोपिक प्रोसेस कैसे शो होती है उस पर, ये आई 1 से 2, क्या है ये, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन। उसके बाद 2 to 3 कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन। कांस्टेंट प्रेशर की लाइन कैसे शो होगी इस पर, ये आई कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन 2 से 3। फिर 3 से 4 एक्सपेंशन, वॉल्यूम बढ़ेगा। 3 से 4 आइसेंट्रोपिक लाइन ये आई कर्व, 3 से 4 आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन। 4 से 1 कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन। कांस्टेंट प्रेशर है, प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन। ये साइकिल बन गई। बताया था जितनी भी एंटी क्लॉकवाइज साइकिल पीवी और टीएस डायग्राम पर होती हैं वो क्या होती हैं, वर्क एब्जॉर्बिंग डिवाइस। उनको वर्क चाहिए होता है अपनी प्रोसेस पूरा करने के लिए, तो ये एंटी क्लॉकवाइज साइकिल है, यानी वर्क एब्जॉर्बिंग डिवाइस है। ये पीवी डायग्राम पर, टीएस डायग्राम पर देख लेते हैं। फर्स्ट से 1 to आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन। आइसेंट्रोपिक का मतलब कांस्टेंट एंट्रोपी। कांस्टेंट एंट्रोपी यानी 1 से लेकर 2 कांस्टेंट एंट्रोपी प्रोसेस। 2 से 3 कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन। कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन लाइन ये ड्रॉ होती है किस पर, टीएस डायग्राम पर। 2 से 3 कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन। 3 से 4 आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन एक्सपेंशन। 3 से 4 आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन और 4 से 1 कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन। ठीक है, तो ये टीएस डायग्राम पर, ये पीवी और टीएस डायग्राम पर कौन सी डायग्राम्स है, वो कौन सी साइकिल है, रिवर्स ब्रेकडाउन साइकिल है पीवी और टीएस डायग्राम पर। ये चारों प्रोसेस है। हाँ, अब यहाँ पर ये पूरा जो गैसियस फेस में रहेगा, वर्किंग फ्लूइड हमारा गैसियस फेस में रहेगा, तो यहाँ पर हम एक्सपेंशन वर्क को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। लास्ट में बीसीआरएस में पढ़ा था, शॉर्टलिंग के लिए हम क्या करते थे, एक्सपेंशन वर्क को नेग्लेक्ट करते थे ना, खाली हम किसको कंसीडर करते थे, कंप्रेशन वर्क को। लेकिन यहाँ इसे हम नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि हमको पता है वर्क क्या होता है, माइनस के वीडीपी। और ये भी अब किसको हैंडल करेगा, गैसियस फेस को। पहले भी गैसियस फेस को, पहले क्या था उसमें बीसीआरएस में, ये लिक्विड फेस को भी हैंडल कर रहा था, इसलिए हमने बोला एक्सपेंशन वर्क बहुत कम है। लेकिन यहाँ पे भी गैसियस फेस है, यहाँ पे भी गैसियस फेस है, तो यहाँ पर एक्सपेंशन वर्क नेग्लेक्ट नहीं करेंगे, कंसीडर किया जाएगा। तो ये समझ में आया। इसके बाद हम इसका सीओपी ड्राइव करते हैं। सीओपी, पीवी और टीएस डायग्राम था, इसकी सीओपी ड्राइव करते हैं। तो जैसा कि बताया था लेक्चर में, लास्ट लेक्चर में, सीओपी क्या था, सीओपी है डिजायर्ड इफेक्ट, डिजायर्ड इफेक्ट अपॉन वर्क इनपुट, डिजायर्ड इफेक्ट अपॉन वर्क इनपुट। तो डिजायर्ड इफेक्ट हमारा था क्या, अभी जो डायग्राम थे, डायग्राम से पता चल रहा था, वही फिर से बना देता हूं। ये रेफ्रिजरेटर स्पेस था, ये कंप्रेसर, कंडेंसर, एक्सपेंडर, 1 2 3 4, ये कंप्रेसर है, ये कंडेंसर है। तो 1 से 2 क्या था हमारा, कंप्रेसर था। तो डिजायर्ड इफेक्ट हमारा कहाँ मिल रहा था, यहाँ पर। तो डिजायर्ड इफेक्ट हमारा हो जाएगा H1 एंथैल्पी, यहाँ जाता हो कि हीट यहाँ से क्या कर रहा है, गेन कर रहा है, तो H1 माइनस H4, H1 माइनस H4 अपॉन
वर्क इनपुट हम कहाँ दे रहे हैं, यहाँ पर वर्क इनपुट कितना दे रहे हैं, ये है। तो टोटल वर्क इनपुट, नेट वर्क इनपुट कितना आएगा, कंप्रेसर वर्क में से हम क्या करते हैं, एक्सपेंशन जो हमें मिल रहा है वो घटा दें तो हमारा नेटवर्क आ जाएगा ना यहाँ पर। तो नेटवर्क हमारा क्या हो जाएगा, H2 माइनस H1 माइनस कंप्रेसर वर्क ज्यादा होगा, एक्सपेंशन हमें कम मिल रहा होगा वर्क, वो सब्ट्रैक्ट कर दें तो H3 माइनस H4। तो ये हमारा क्या निकल के आ जाएगा, डिजायर्ड इफेक्ट। डिजायर्ड इफेक्ट क्या है, फिर से लिख लेते हैं, H1 माइनस H4 अपॉन, इसको ओपन कर लेते हैं, H2 माइनस H1 माइनस H3 प्लस H4, H1 माइनस H4 अपॉन H2 माइनस H3 माइनस कॉमन लिया यहां से H1 माइनस H4, ठीक है। H1 माइनस H4 कॉमन लिया तो ऊपर H1 माइनस H4 था ही, अपॉन H2 माइनस H3 अपॉन H1 माइनस H4 माइनस 1, और ये वाला जो ये था ये कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। यहां से हमें पता है लेकिन 1 अपॉन T2 माइनस T3 अपॉन T1 माइनस T4 माइनस 1, ऐसा कैसे हो गया, H बराबर था CPT, H बराबर CPT रखेंगे, CP कॉमन आ जाएगा, CP से CP कैंसिल, ऊपर से कॉमन लेंगे तो T आ जाएगा उसके हिस्से का, T2 माइनस T3 और फिर T1 माइनस T4, 1 अपॉन, ऊपर से T2 कॉमन लिया हमने तो ये बचा 1 माइनस T3 अपॉन T2, नीचे से हमने T4 कॉमन लिया तो ये बचा 1 माइनस T4 अपॉन T1 माइनस 1। समझ में आया यहां तक। अब हमको पता है प्रेशर रेशियो है, तो प्रोसेस 1 से 2 हमारी क्या थी, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन। तो 1 और 2 के लिए अगर हम बोल लगाए क्या, हमको पता है आइसेंट्रोपिक प्रोसेस के लिए पीवी टू द पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट, और 1 से 2 यहां से अगर हम लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, T2 अपॉन T1 इक्वल टू P2 अपॉन P1, P2 अपॉन P1 की पावर गामा माइनस P2 अपॉन P1, P2 अपॉन P1 की पावर गामा माइनस 1 अपॉन गामा, और इक्वल टू P2 अपॉन P1 हमने मान लिया प्रेशर रेशियो दे रखा आरपी, तो आरपी की पावर गामा माइनस 1 अपॉन गामा। सिमिलरली पीवी टू द पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट किसके लिए भी है, और 3 to 4, तो इसके लिए निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, T3 अपॉन T4 इक्वल टू T3 अपॉन T4 की पावर गामा माइनस 1 अपॉन गामा। अब प्रोसेस अभी हमने बनाया था पीवी डायग्राम पर, पीवी डायग्राम पे बनाया था ना हमने अभी, याद है ना, पीवी डायग्राम पे जब इसका डायग्राम ड्रॉ किया था हमने, ये था 1 2 3 4, P2 बराबर किसके है, P3 के, और P1 बराबर किसके है, P4 के। तो हम इसे ये भी तो लिख सकते हैं P2 अपॉन P1 की पावर गामा माइनस 1 अपॉन गामा, और इक्वल टू आरपी की पावर गामा माइनस 1 अपॉन गामा। तो यहां से क्या रिलेशन निकल के आया, T2 अपॉन T1 इक्वल टू T3 अपॉन T4, T2 अपॉन T1 हमारा किसके इक्वल है, T3 अपॉन T4 के। इसको यहाँ अप्लाई करना है, कैसे, T3 को हम T2 को यहाँ ले जाएं, T4 को यहाँ ले आए, तो इसका इससे ये रिलेशन भी निकल गया है, T3 अपॉन T2 इक्वल टू T4 अपॉन T1, T3 अपॉन T2
इक्वल टू T4/T1 निकल गया है। T3/T2 क्या है, T4/T1 की। अगर इसकी अगर हम T4/T1 लिख दें तो ये कैंसिल हो जाएंगे, एक दूसरे से ये कैंसिल हो जाएंगे, तो बचा क्या, 1/T2/T4 T2/T1, T1 कॉमन लिया था यहाँ से, T2/T1 और ये तो कैंसिल हो ही गया, -1। T2/T1 हमारा क्या है, T2/T1 इक्वल टू RP की पावर गामा माइनस 1 अपॉन गामा। तो यहां से निकल के आ गया तुम्हारा COP 1/RP की पावर गामा माइनस 1 अपॉन गामा -1। ये क्या है तुम्हारा COP, ये क्या है COP है किसके लिए, बेल कॉलिमन साइकिल के लिए और रिवर्स ब्रेटन साइकिल के लिए। COP क्या निकल के आया, 1/RP की पावर गामा माइनस 1 अपॉन गामा -1। तो ये नोट कर लेना COP है। अब हम डिस्कस करते हैं इसमें एक और बात। लास्ट BCRS जब हमने पढ़ा था तो हमने वहां पढ़ा था कि जब हम एक्सपेंशन करा रहे थे तो एक्सपेंशन कराने के लिए हम क्या यूज कर रहे थे, थ्रॉटलिंग प्रोसेस का यूज कर रहे थे। कौन सी प्रोसेस यूज कर रहे थे, थ्रॉटलिंग प्रोसेस। और थ्रॉटलिंग प्रोसेस कौन सी थी, हाईली रिवर्सिबल प्रोसेस थी। थ्रॉटलिंग प्रोसेस कौन सी प्रोसेस थी, हाईली रिवर्सिबल प्रोसेस थी। लेकिन यहाँ पर जब हम एक्सपेंशन करा रहे हैं तो हम आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी तो हम थ्रॉटलिंग प्रोसेस यूज कर सकते थे, यहाँ पर भी तो हम थ्रॉटलिंग प्रोसेस यूज कर सकते थे। थ्रॉटलिंग प्रोसेस यहाँ पर भी हम यूज कर सकते थे, लेकिन हमने क्यों नहीं किया, उसका रीजन बाई आइसेंथेल्पिक एक्सपेंशन। Why we cannot use isentropic expansion? हम आइसेंथेल्पिक एक्सपेंशन क्यों यूज नहीं कर रहे, हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन। लेकिन हम आइसेंथेल्पिक एक्सपेंशन हमने BCRS में यूज किया था, तो यहाँ क्यों नहीं किया हमने, रीजन देखो, नॉर्मली जितनी भी गैसेस एग्जिस्ट करती हैं उन्हें हम कैसे ट्रीट करते हैं, आइडियल गैस की तरह। एयर को कैसी गैस ट्रीट करते हैं, आइडियल गैस। तो सबने पढ़ा है आइडियल गैस के लिए इक्वेशन PV इक्वल टू MRT। साथ में आइडियल गैस है, आइडियल गैस के लिए क्या था, आइसेंथेल्पिक। आइसेंथेल्पिक का मीनिंग क्या है, कांस्टेंट एंथैल्पी, कांस्टेंट एंथैल्पी। आइसेंथेल्पिक का मतलब क्या है, कांस्टेंट एंथैल्पी। एंथैल्पी यानी H, H क्या है हमारा CPT, H क्या है CPT। तो जो आइडियल गैस है ना, एयर, एयर हम ट्रीट करते हैं क्या, आइडियल गैस। और आइडियल गैस के लिए जो एंथैल्पी है, एंथैल्पी है खाली किसका फंक्शन होता है, टेम्परेचर का। एंथैल्पी किसका फंक्शन होता है, खाली टेम्परेचर का, वो किसी और चीज पे डिपेंड नहीं करता है आइडियल गैस के लिए। तो एयर को हम क्या ट्रीट करते हैं, आइडियल गैस। अगर हम ये कांस्टेंट एंथैल्पी प्रोसेस यूज करते हैं, यानी हमारा जब एक्सपेंशन हो जाता है, एक्सपेंशन होने का प्रोसेस कहां से स्टार्ट हुआ था, 1 से 2 कंप्रेसर, 2 से 3 कंडेंसर और 3 से 4 था। तो यानी H3 इक्वल टू क्या हो जाता हमारा H4। H3 क्या था, CP T3 बराबर CP T4, CP T3 इक्वल टू CP T4, CP कैंसल, तो T3 इक्वल टू T4। तो जो हमारा टेम्परेचर था T3, जो हमारा टेम्परेचर था T3, TS डायग्राम पे देखा, जो हमारा टेम्परेचर था 1 2 3 4, टेम्परेचर था T3 और ये T4, ये यहाँ से यहाँ कम हुआ ना। लेकिन अगर हम आइसेंथेल्पिक यूज करते तो हमारा टेम्परेचर T3 किसके बराबर रहता, T4 के, यानी हमारा टेम्परेचर डिक्रीज नहीं होता। जब हमारा टेम्परेचर डिक्रीज नहीं होता तो जब ये जो टेम्परेचर था वो टेम्परेचर कहाँ जाता, रेफ्रिजरेटर चैम्बर में जाता। जो स्पेस हम कूल कर रहे थे ना उस स्पेस में जाता, वहां पर जाने के, वहां पर इसका वर्क क्या था, इसका रेफ्रिजरेंट का वर्क क्या था, एयर जो हम यूज कर रहे हैं रेफ्रिजरेंट की तरह, इसका वर्क क्या था,
वहां से हीट को एब्जॉर्ब करे, एक्सट्रैक्ट करे और उसको ठंडा करने में हेल्प करे। लेकिन क्योंकि इसका टेम्परेचर डिक्रीज नहीं हुआ तो वो जितनी भी हीट थी वो उसने एब्जॉर्ब नहीं की, जितना टेम्परेचर था वही टेम्परेचर रहा, तो वहां पे और जाके रेफ्रिजरेटर चैम्बर में वो क्या करेगी, उस स्पेस में जाकर जो हमारा रेफ्रिजरेटर स्पेस था जहां पर हमें कूलिंग करनी थी वहां से ये हीट लेने की बजाय, वहां से एब्जॉर्ब करने की बजाय वहां पे हीट देकर चली जाएगी। तो जिस जगह को हम ठंडा करना चाह रहे थे वो जगह कैसी हो जाएगी, गर्म होना स्टार्ट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये टेम्परेचर अगर हम आइसेंथेटिक प्रोसेस यूज करें, क्योंकि एयर क्या कंसीडर की जाती है, आइडियल गैस। ओके, आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए, अगर कभी न्यूमेरिकल में एफिशिएंसी दे रखा है तो कैसे सॉल्व करेंगे उस पर्पज पे हम थोड़ा इसको भी वो डिस्कस कर लेते हैं। आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी ऑफ टरबाइन एंड कंप्रेसर, टरबाइन एंड कंप्रेसर, टरबाइन एंड कंप्रेसर। इसके लिए सबसे इजी है, पीएस डायग्राम याद रखो अपना। पीएस डायग्राम याद है ना, रिवर्स ब्रेटॉन साइकिल के लिए 1 से 2 कांस्टेंट क्या था, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन, 2 से 3 कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन, 3 से 4 आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन और 4 से 1 कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन, कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन, 1 2 3 4। पीएस डायग्राम। अब एक्चुअल में क्या है कि ये तो एक्चुअल है, लेकिन हमको पता है एक्चुअल कंडीशन नहीं है, सारी एग्जिस्ट करती हैं। तो जब भी ये तो हमारी एक्चुअल था कि हमारा एक्सपेंशन कंप्रेशन कैसा हो रहा है, आइसेंट्रोपिक हो रहा है, एक्सपेंशन कैसा हो रहा है, आइसेंट्रोपिक। अगर ये आइसेंट्रोपिक नहीं होंगे, अगर हमें आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी दे रखी है क्वेश्चन में, तो कैसे सॉल्व करना है, तो सीधी सी बात है, सबको पता है आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन, ये कंप्रेशन था, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन नहीं हो रहा, आइसेंट्रोपिक नहीं हो रहा, तो इसका मतलब क्या होगा, जो भी हो रहा होगा एंट्रोपी हमेशा क्या हो रही होगी, बढ़ रही होगी। एंट्रोपी तो हमेशा बढ़ती है ना, थर्मोडायनामिक्स से पढ़ा है, तो थर्मोडायनामिक्स से पढ़ा है, ये क्या एंट्रोपी बढ़ रही होगी। तो ये प्रोसेस कहाँ जा रहा होगा, ये 2 यहाँ था, यहाँ क्या आ रहा होगा, 2 डैश, 2 डैश, ठीक है। ऐसी एक्सपेंशन की बात कर लेते हैं। एक्सपेंशन की जब हम बात करते हैं तो क्या हो रहा होगा, जब एक्सपेंशन हो रहा है तो यहाँ पर एंट्रोपी क्या हो रही होगी, फिर से बढ़ रही होगी एंट्रोपी, एंट्रोपी हमारी यहाँ बढ़ रही होगी, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, 4 डैश, ये क्या आ जाएगा हमारा 4 डैश। समझ में आया ना। तो यहां से क्या था, तो अब देखो एफिशिएंसी हमको पता है क्या होती है, कभी भी 100% से अपर नहीं होती, ये सबको पता है, एफिशिएंसी 100% से ज्यादा नहीं होती। तो यानी जो ऊपर होगा न्यूमरेटर में होगा वो क्या होगा, हमेशा कम होगा, और डिनोमिनेटर में जो होगा वो हमेशा ज्यादा होगा। तो हमने आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी किसकी बात करते हैं अभी, टरबाइन की। तो टरबाइन की एफिशिएंसी की बात, तो कम बटे ज्यादा, यानी 100% से ज्यादा नहीं होती, ये न्यूमरेटर में पोर्शन आएगा वो कम आएगा और ज्यादा। अब हम टरबाइन की बात कर रहे हैं, आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी टरबाइन की बात कर रहे हैं। टरबाइन में हमें क्या है, जब भी हमें वर्क मिलेगा तो एक्चुअल जो हमें वर्क मिलेगा वो कैसा मिलेगा, कम मिलेगा, लेकिन आइडियल हमें जो मिलना चाहिए था वो कैसा होता, ज्यादा होता। लेकिन जो हमें एक्चुअल में वर्क मिलेगा वो लॉसेस होने की वजह से क्या मिलेगा, कम। तो कम हमारा कौन सा है, एक्चुअल वर्क कम है या आइडियल वर्क कम है, एक्चुअल वर्क कम है। जो हमें मिल रहा है एक्चुअल में वो वर्क हमें कैसा मिल रहा है, एक्चुअल वर्क हमें जो मिल रहा है वो कम मिल रहा है, अपॉन आइडियल वर्क जो हमें मिलता, लॉसेस नहीं होते तो क्या मिलता, आइडियल वर्क हमारा ज्यादा होता। तो ऐसे याद रख लो, कम बटे ज्यादा रखना है तुम्हें हमेशा। तो आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी ये किसकी आ जाएगी, टरबाइन की। एक्चुअल वर्क हमारा कौन सा हो रहा था, एक्चुअल कौन सा है हमारा, ये है। तो एक्चुअल के लिए अगर हम लगाएंगे H4 डैश माइनस H2, और अपॉन में आइडियल वर्क कौन सा था हमारा, H4 माइनस H2। अगर टेम्परेचर के टर्म में बात करेंगे तो ये हो जाएगा T4 डैश माइनस T2 अपॉन T4 माइनस T2। ऐसी सेम आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी ऑफ कंप्रेसर, कंप्रेसर के लिए वही कम बटे ज्यादा रखना है।
कंप्रेसर में जब हम वर्क देंगे तो जो हम वर्क दे रहे हैं वो ज्यादा होगा, एक्चुअल वर्क ज्यादा होगा, जो आइडियल वर्क हम देंगे वो ज्यादा होगा। आइडियल वर्क कम होगा लेकिन जो एक्चुअल में हम वर्क देंगे उसे वो क्या होगा, ज्यादा होगा। तो यहाँ पर ज्यादा क्या है, एक्चुअल वर्क ज्यादा है, वो कम क्या है, आइडियल वर्क। तो आइडियली हमको जो वर्क देना वो कम है ना, किसके लिए, कंप्रेसर के लिए, लेकिन एक्चुअल में लॉसेस की वजह से हमें वर्क क्या देना पड़ता है, ज्यादा। तो यहाँ क्या आएगा, आइडियल वर्क कम वाली चीज ऊपर और ज्यादा वाली नीचे अपॉन एक्चुअल वर्क। एक्चुअल वर्क, आइडियल वर्क क्या है, ये आइडियल वर्क निकालेंगे हम तो H2 माइनस H1, सॉरी ये 3 था तो यहाँ ये 3 हो जाएगा, ठीक है। H2 माइनस H1 कौन, एक्चुअल कौन सा है हमारा, ये H2 डैश माइनस H1। टेम्परेचर के टर्म में लिखेंगे तो T2 माइनस T1 अपॉन T2 डैश माइनस T1। तो ये हमारा कंप्रेशन की है आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी, और ये हमारी आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी दे रखी है टर्बाइन की। तो जब भी न्यूमेरिकल में यूज होगा तो न्यूमेरिकल में हम ऐसे सॉल्व करेंगे टेम्परेचर फाइंड करने के लिए, और यहाँ से हम न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व कर सकते हैं। तो यही था जो कुछ है आपकी रिवर्स ब्रेटन साइकिल के बारे में, बेल कॉलम साइकिल के बारे में। थैंक यू।